हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी में एग्रीकल्चर पर। कुछ यार कृषि से रिलेटेड हम तथ्य को अपने समझते हैं, ठीक है। एक पोर्शन इसमें यार कृषि का भी है, यानी एग्रीकल्चर का। तो इसको हम लोग अभी केवल और केवल प्री के बेस पे समझते हैं, ठीक है। प्री के बेस पे समझते हैं। एंड यार इसके बाद में बहुत ही जल्द मेंस के लिए भी एग्रीकल्चर हम कंप्लीट करेंगे। यानी कृषि से रिलेटेड जो भी हमारा सिस्टम है वो यार एक क्लास हम मेंस के लिए भी लेंगे तो उसको भी आराम से कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ये केवल और केवल जो बात करेंगे एग्रीकल्चर में वो बात करेंगे प्रीलिम से रिलेटेड। कुछ हम तथ्य याद रखेंगे। क्या करेंगे? तथ्य याद रखेंगे जिससे अगर एग्रीकल्चर से किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी छोड़ दो, यूपीएससी के लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यूपीएससी को छोड़ करके पीसीएस में या बीपीएससी, एमपीपीसीएस, एसएससी वगैरह में कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो यार उसको हम आसानी से एग्रीकल्चर के सवालों को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। फिलहाल में आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख करके बड़ा हौसला बुलंद होता है। अपना यार हौसला थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है मुझको कि मैं आने वाली जो क्लासेस हैं उनको यार बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचा सकूं, सारी क्लासों को, ठीक है। तो मैं यही समझ के चलता हूं कि आप यार आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है, ठीक है। तो वो बात की बात है, वो बात की बात है यार। बात करते हैं आज हम अपनी एग्रीकल्चर की। किसकी? एग्रीकल्चर। ये इंडियन जियोग्राफी का ही एक पार्ट है हमारा, ठीक है। कि हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में किस प्रकार की जो खेती होती है वो खेती की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। खेती जो होती है उसकी बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन जो बात करूंगा आज मैं वो बात करूंगा कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आज हम केवल जो बात करेंगे वो मिट्टियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिट्टियों की बात करेंगे कि पूरे इंडिया में किस प्रकार की और कितने प्रकार की हमारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो उस मिट्टी की चर्चा आज मैं करूंगा जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं ना, तो उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। और यह भी देखेंगे कि इन मिट्टियों में किस प्रकार की फसलें हम यार उगा सकते हैं, ठीक है। या किन किन स्थानों पर ये मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टियों में किस किस प्रकार की फसलें हमारी उगती हैं, ठीक है। तो उसकी बात आज हम लोग करेंगे, उसकी बात आज हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं एग्रीकल्चर में एक, अगर शुरुआत कर ही रहे हैं तो हमारा एक संगठन है। क्या है? संगठन है। उस संगठन का नाम है, उस संगठन का बेसिकली जो नाम है, आप वो यार देखोगे, यहां पे आप देखोगे इसको।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये यार एक प्रकार का हमारा क्या है, ये एक प्रकार का संगठन टाइप है। क्या है? संगठन टाइप है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यानी जहां पे हमारा यार जानते हो, यही एक संस्था है। इसी संस्था ने, इसी संगठन के माध्यम से हमको ये पता चला कि हमारे पूरे इंडिया में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वो इसी अनुसंधान परिषद ने बताया कि हमारे इंडिया में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूरे इंडिया की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कितनी प्रकार की मिट्टी? 8 प्रकार की। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर कहां है? इस संस्था का या इस संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो है हमारा नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं, इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्यालय इसका कहां पे है? तो वो है नई दिल्ली में। कहां पे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। आप इसको भी याद रखोगे। ये है हेडक्वार्टर किसका? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो हेडक्वार्टर हमारा कहां पे है मेरे भैया? वो है हमारा नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमारे गठन कब किया गया? तो उस गठन को भी आप याद रखोगे। किस वर्ष इसकी स्थापना की गई? तो वो वर्ष है हमारा 1986 में। कब? 1986 में एक संस्था बनाई गई। इस संस्था के माध्यम से हमको ये पता चला कि हमारे इंडिया में कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो किसने बताया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से ये हमको पता चला, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं कि ये हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने मिट्टियों को कितने प्रकार की बताई। तो इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार की मिट्टियां हमारी होती हैं। जलोढ़ मृदा। आप यार सारी मिट्टियों से भली भांति परिचित होंगे, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। दूसरा लाल मृदा, लाल मृदा। तीसरा काली मृदा, काली मिट्टी, काली मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। पर्वतीय।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, दो और हैं हमारे, दो और हैं। लेकिन पहले हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं, क्या बोलते हैं। जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं एलेवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एलेवियल, एलेवियल सॉइल। लाल मृदा को रेड सॉइल, रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। मरुस्थली को क्या बोलते हैं? डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट। लेटेराइट मृदा को लेटेराइट ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी लेटेराइट ही बोलते हैं। पर्वतीय सॉइल को हिल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल सॉइल बोलते हैं। इसमें यार दो और देखते हैं हम, दो और देखते हैं कि दो हमारी मृदाएं कौन कौन सी हैं, उनको भी देखते हैं। पीट मृदा, दलदली मृदा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। पीट या दलदली मृदा। एक है क्षारीय, क्षारीय या लवणीय, लवणीय मृदा। ये 8 प्रकार की मिट्टियां हमारी पूरे इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हीं 8 का अध्ययन हमको करना है इस चैप्टर में। सॉइल से रिलेटेड, मिट्टी से रिलेटेड ये जो चैप्टर है हमारा, इन्हीं 8 मिट्टियों को हमको पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं 8 मिट्टियों का अध्ययन हमको इस चैप्टर के माध्यम से करना है, ठीक है। आज मैं जानता हूं ये समाप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यार थोड़े से फैक्ट भी इसमें लिखवाने हैं, तो इस वजह से आज हम केवल केवल और केवल इन दो मृदाओं को ही कवर करेंगे। कौन सी? एक एलेवियल सॉइल एंड दूसरी हमारी रेड सॉइल, ठीक है। जलोढ़ मृदा एंड लाल मृदा, इन्हीं दोनों मिट्टियों को आज मैं कवर करने का प्रयास करूंगा इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो आप यार इतनी सारी चीजें आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है, कि पहले जो हमको अध्ययन करना है ना, एक कम से कम बेस बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना क्या है। तो पढ़ना हमको यही है। बाकी यार जब ये खत्म होगा तो मैं फसलों की भी क्लास लूंगा कि इन मिट्टियों में हमारी जो फसलें उगती हैं वो किस किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, और किस किस एरिया में उगाई जाती है। तो फसलों की हम अलग क्लास लेंगे। फिलहाल में आज जो बात करेंगे वो मिट्टियों की ही बात करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालोगे जलोढ़ मृदा, क्या? जलोढ़ मृदा या एलेवियल सॉइल, एलेवियल सॉइल, ठीक है। देखते हैं जलोढ़ यार प्री हो मेंस हो, केवल आप मेरी क्लास को देख लेना। मेरी क्लास को, जितनी भी क्लासेस मैं यहां पे लूंगा, केवल और केवल आप मेरी क्लास देखोगे। यार अगर मेरी क्लास आप लोगों ने अटेंड की तो मैं जहां तक बोलता हूं कि यार एग्जाम में तो क्या, आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हो। एग्जाम बहुत छोटी सी बात है, आप किसी दूसरे बंदे को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो यार एग्जाम तो क्रैक होगा ही। ज्यादा पढ़ाकू इंसान हो तो फिर वही बोलेंगे, फॉलो करो, केवल एक टीचर को फॉलो करना है और एक बुक फॉलो करनी है। इससे ज्यादा कुछ भी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक टीचर एक बुक, एक टीचर एक बुक।
हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर एक बुक, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। दूसरे चाहे जो भी बोलते हो कि नहीं बेटा ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना, दूसरे के हिसाब से नहीं चलना, एग्जाम हमको देना है, ठीक है, एग्जाम हमको देना है तो पढ़ना भी हमको है। यार बेहतर होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना। ये फंडा जीवन में जरूर अप्लाई करना कि यार 10 बुक को हमको एक बार नहीं पढ़नी, हमको एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ऐसी रीडिंग करनी है, ठीक है। एक बुक को 10 बार पढ़ना है कि सारी चीजें माइंड में कंप्यूटर टाइप जैसे होता है ना, छप जानी चाहिए, ठीक है। देखते हैं जलोढ़ मृदा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी ये शब्द बोला गया कि बेटा आप रहन दो, डीएमईएम बनना आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा आप रहन दो, ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, और ये जो होते हैं ना डीएम वगैरह होते हैं, ये बहुत बड़े 30 मार्का होते हैं, सारे लोग डीएम नहीं बन सकते। तो यार ऐसा आप लोग ना सोचें, क्योंकि जो भी करता है व्यक्ति ही करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवा दूंगा जो 12th में एक बार नहीं दो दो बार फेल हुए हैं, एक बार नहीं दो दो बार फेल हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मिलवा दूंगा, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा मिलवाऊंगा जो 12th में टॉप किए हैं और यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो यार हमको नहीं देखना है दूसरे क्या बोलते हैं, अपना पोटेंशियल हम खुद जानते हैं, इस वजह से दूसरे क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं देखना, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा रहन दो, ये सारी चीजें नहीं हो सकती आपसे, तो आप भी यार इस तरह के लोगों से कम मिलो, ज्यादा बेटर है। इस तरह के लोगों से नहीं मिलना है, सीधी बात है, ठीक है, जो हमारे उत्साह को कम करते हैं, इस तरह के लोगों से नहीं मिलना। देखते हैं जलोढ़ मृदा, ये एलेवियल सॉइल, एलेवियल सॉइल, एलेवियल सॉइल, ठीक है। देखते हैं एलेवियल सॉइल में, ये हमारे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की बात बोल रहा हूं, तो पूरे इंडिया में इसका जो परसेंटेज के हिसाब से पॉइंट में लिखोगे, आप पॉइंट में लिखना। अगर मेरा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मतलब इन सारी फैक्टों को पकड़ नहीं पा रहा, तो मेरे भाई यार आप वीडियो को रोक करके मेरी बातों को सेम टू सेम छाप लेना। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, कि मेरी बातों को आप सेम टू सेम छाप लेना और बाद में उसको पढ़ लेना, तो यार वो आप खुद समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में इसका जो विस्तार है, इस मिट्टी का जो विस्तार है वो है 43.1%। 100% में से 43.1% हमारी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ये मिट्टी हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक पाई जाती है इंडिया में, तो सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा या एलेवियल सॉइल। कितना, 43.1%। मैं बात करूं
एग्जैक्ट राज्यों की कि ये किस किस राज्यों में मिलती है, तो मेरे भाई यार पहली बात तो सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैंने मैप नहीं बनाया। ये बहुत बड़ी गलती की मैंने मैप नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यार मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं हूं कि मैप बनाऊं। मैप बनाता तो उसमें सारे चीजें मुझे इंडिकेट करनी पड़ती, ठीक है। तो मैप मैंने नहीं बनाया, इसी वजह से मैप मैंने नहीं बनाया। आप यार केवल जो फैक्ट लिखवा रहा हूं, आप फैक्ट लिखोगे तो इससे आप खुद भी मैप में आराम से पकड़ ले जाओगे। ये जो जलोढ़ मृदा है, ये पंजाब से लेकर के आप अगर पूर्वी एरिया में जाओगे तो असम के मैदान तक, मैदानी भाग तक ये मिट्टी हमको देखने को मिल जाती है। पंजाब हो गया, पंजाब के बाद इधर आप आओगे हरियाणा साइड, यूपी साइड, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद असम साइड जाओगे तो यहाँ पे हमको ये जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अपने यूपी में भी ये जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करूं तो यार ये जो जलोढ़ मृदा होती है ना, ये आती कहां से है? ये आती कहां से है? तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि जो नदियां होती हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं। क्या लेके आती हैं? अवसाद लेकर के आती हैं। तो ये जो अवसाद होता है ना, ये जो अवसाद होता है, यही जब इकट्ठा होता है तो डेल्टा का निर्माण करता है। फिलहाल में देखते हैं नदियां कौन कौन सी हैं जो अवसाद लेकर के आती हैं। तो आप जानते हो गई हमारी कृष्णा नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, एक दो नदियां इसी तरह और हैं, महानदी, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ये अपने साथ में अवसाद लेकर के आती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिलहाल में ये नर्मदा और तापी, ये दोनों डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इतना पॉइंट आप याद रखोगे कि नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां ऐसी हैं कि जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये इक्स्यूरी का निर्माण करती है। किसका? इक्स्यूरी का, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखोगे, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। इसमें फिलहाल में आप जान गए कि इन्हीं नदियों के माध्यम से ये मृदा हमारी मैदानी भागों में आती है, इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। इन्हीं नदियों के माध्यम से ये हमारी मृदा जो है ये मैदानी भागों में आती है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। एंड एक पॉइंट आप ये नोट करोगे कि अगर मैं पूरा बात करूं इसकी मतलब कितने किलोमीटर में, कितने स्क्वायर किलोमीटर में जी हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो वो है हमारी 15 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे इंडिया में 15 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत हमको यार जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। तो आप इसको भी याद रखोगे। एंड दूसरा जो फैक्ट आता है इसी में कि आप यार मेरी पहले की क्लास देखे होंगे तो मैंने बात की थी बांगर और खादर की। बांगर और खादर, बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। एंड खादर का मतलब है नई जलोढ़ मृदा, नई
जलोढ़ मृदा, यानी जो नई जलोढ़ मृदा होगी उसको हम खादर बोलते हैं, एंड जो पुरानी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी हमको याद रखना है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, लेकिन फिलहाल में पहले इसको मेटते हैं यार। तो ये 6 पॉइंट अभी आप नोट करोगे हमारा, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, कि आप यार पहचान जाओ, अगर मिट्टी को देखो तो आप पहचान जाओ कि ये मिट्टी हमारी जलोढ़ मृदा है। तो इस मिट्टी का जो रंग होता है ना, वो होता है भूरे कलर की। आप अगर भूरे कलर की मिट्टी कहीं पे देखना, तो ये भूरे कलर की मिट्टी आप अगर देखोगे तो पहचान जाओगे कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, या इसको हम राख भूरी, कहीं कहीं पे राख जानते हो ना आप, राख भूरी यानी रखीली टाइप की। तो ये रंग भी इसका होता है, एक केवल भूरी एंड एक राख के कलर की, राख के कलर की। तो ये रखीली भूरे रंग की भी होती है। आप अगर भूरे कलर को देखना तो आप तुरंत पकड़ना कि यार ये हमारी मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, इतनी बातें हुई। एक पॉइंट और नोट करते हैं, इसी जलोढ़ मृदा को एक नाम से और जाना जाता है, इसी जलोढ़ मृदा को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी नाम सुने होंगे दोमट मिट्टी का, तो इसको हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप नोट करोगे, ठीक है, इसको भी नोट करोगे कि कभी कभी एग्जाम में ये जलोढ़ मृदा ना दे करके दोमट मिट्टी भी दे सकता है, कि दोमट मिट्टी हमारी जो है ये इतने परसेंट होती है या नहीं होती, टिक करना है। प्री में बेसिकली टिक ही करना है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी इतने परसेंट होती है या नहीं, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 40%, 42%, 46%, 43%, ठीक है। तो आप इस नाम को भी याद रखोगे तो आसानी होगी एग्जाम देने में, आसानी होगी, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट इसमें, इस मिट्टी में हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं पहले से ही नेचुरली। इस मिट्टी में नेचुरली हमको क्या क्या मिलता है, तो वो भी देखो आप, इस मिट्टी में हमको नेचुरली मिलता क्या क्या है। पोटास, क्या मिलता है, पोटास एंड चूना, पोटास एंड चूना। ये यार नेचुरली टाइप से, नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर से इस मिट्टी में हमको यार पोटास मिलता है और चूना मिलता है। क्या मिलता है, पोटास और चूना, यानी आप जिसको लाइम, यानी इसको चूने को लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोटास और चूना हमको यार यहां देखने को लिए मिल जाता है इस मिट्टी में, ठीक है। और अभाव किस चीज का होता है, इस मिट्टी में अभाव किस चीज का होता है, कि जो चीजें नहीं होती इस मिट्टी में, जो चीजें नहीं होती वो क्या है, तो पहला है नाइट्रोजन। इस मिट्टी में तनिक भी नाइट्रोजन नहीं मिलता। नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी नहीं मिलता, फास्फोरस, फास्फोरस भी नहीं मिलता। फास्फोरस के साथ एक शब्द हमारा आता है ह्यूमस नाम का। किस नाम का, ह्यूमस, ह्यूमस, ये भी नहीं मिलता। इस मिट्टी में ह्यूमस का भी अभाव होता है,
या जिसको हम लोग जीवांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवांश। क्या बोलते हैं? जीवांश बोलते हैं। तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन का, फास्फोरस का एंड क्या बोलते हैं, जीवांश का क्या होता है? अभाव होता है। ये चीजें इस मिट्टी में नहीं पाई जाती। ठीक है। और पाई क्या क्या चीज जाती है? तो वो है हमारा पोटास एंड चूना। पोटास एंड चूना। ठीक है। तो इतने पॉइंट आप इनको भी याद रखोगे। बात देखते हैं कि इस मिट्टी में, यार फिलहाल में थोड़ा सा पसीना ज्यादा है, फैन मैंने बंद करके रखा है क्योंकि वॉइस में दिक्कत होगी, इस वजह से फैन मैंने ऑफ कर दिया। देखते हैं इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें हमारी उगती हैं, या हम इस मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। ठीक है। तो उसको देखते हैं। हम। पहला हो गया धान। क्या हो गया? धान। इस मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। दूसरा गेहूं। गेहूं, तिलहन। इस मिट्टी में धान, गेहूं, तिलहन, दलहन और गन्ने की खेती भी होती है। तो आप याद रखोगे। ठीक है। पूछ लिया कि जलोढ़ मृदा में हमारी किस किस प्रकार की फसलें हम उगा सकते हैं, या धान की खेती, गेहूं की खेती, दाल की खेती, तिल की खेती, गन्ने की खेती। ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें अत्यधिक मात्रा में हम उगा सकते हैं? तो वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है। कहां पाई जाती है ये अभी मैंने बताई। तो आप यार देखते होगे यूपी में भी होता है। यार यूपी में भी हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यार देखते हो धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, गन्ना वगैरह इसकी मात्रा अत्यधिक होती है। यार धान और गेहूं, ये अगर फसलों की बात करें तो सबसे पहले माइंड में हमारा यही आता है, धान और गेहूं। फसलों की बात होती है तो धान और गेहूं सबसे पहले माइंड में आता है। ठीक है। तो ये हमारी जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा में धान की खेती, गेहूं की, तिलहन की, दलहन की एंड गन्ने की खेती यार अच्छी होती है। क्या होती है? अच्छी होती है। तो आप यार इसको भी याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे। इसी में बात करूं मैं, बेसिकली इतने तथ्य आप याद करना। ठीक है। जलोढ़ मृदा से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं। मैं यहां पे उस तरीके से पढ़ाता हूं कि मेरी क्लास को अगर पहली बार कोई भी व्यक्ति पहली बार क्लास को देख रहा है ना, जो इंडियन जियोग्राफी आज तक कभी भी नहीं पढ़ा, मैं यार 11 12 छोड़ दो। आपने 11th में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 12th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 10th नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप इस क्लास को देखो। उसके बाद इस क्लास को आप देख लेना, आप यार समझ जाओगे खुद ही। ठीक है। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है जान दो आप। ठीक है। आप इस क्लास को लेकिन मिस नहीं करोगे। जितनी भी क्लासें यहां हैं आप मिस नहीं करोगे। अगर मैं इसी में बात करूं कि जलोढ़ मृदा हमारी होती क्या है, ये बनती कैसे है, जलोढ़ मृदा बनती कैसे है, तो आप यार मेरी बातों पे फोकस कर रहे होगे, बोर्ड पे फोकस ना करके मेरी बातों पे आप अगर फोकस करते होगे तो यार मैंने पहले ही बोला कि जो हमारी नदियां हैं ये यार पर्वतों से आती है ना,
तो ये जो हमारी नदियां होती हैं ये अपने साथ में अवसाद लेकर के आती है। क्या लेके आती है? अवसाद लेकर के आती है। यही अवसाद जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, यानी इन्हीं अवसादों का जमाव हो जाता है, एक जगह पे जमाव हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। और यार ज्यादातर जो नदियां हैं वो अपने साथ में जलोढ़ मृदा लेकर आती ही आती हैं। चाहे जो नदी हो वो यार अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आती ही आती है। ठीक है, फिर वो चाहे अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो। ठीक है, डेल्टा का निर्माण होगा, जाहिर सी बात है, अवसाद है तो डेल्टा का निर्माण होगा, और डेल्टा का निर्माण हुआ तो जमाव हुआ, और जमाव हुआ तो जलोढ़ मृदा हमारी क्या हुई? बन गई। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे। फिलहाल में जलोढ़ मृदा से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट आपको आने चाहिए, इतने सारे फैक्ट यार आने चाहिए। ठीक है, प्री से रिलेटेड, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाए जलोढ़ मृदा से तो यार क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए तो जाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हुई हमारी जलोढ़ मृदा की बात। किसकी बात? जलोढ़ मृदा। इसको याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आना चाहिए। देखते हैं लाल मृदा। रेड सॉइल। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो हमारी लाल मृदा होती है ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी हमारी कौन सी? जलोढ़ मृदा। लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? लाल मृदा। ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है इंडिया में वो है हमारी लाल मृदा। कौन सी? रेड सॉइल। रेड सॉइल। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो है परसेंटेज के हिसाब से 18.6, 18.6%, 18.6%। 100% में से यार 43% जलोढ़ मृदा है एंड 18.6% कितनी? लाल मृदा। एंड अगर इसकी बात करें वर्ग किलोमीटर में तो ये हमारी वर्ग किलोमीटर में 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर में इस मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। 6.1 लाख किलोमीटर में इस मिट्टी का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। ये मिट्टी हमारी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है तो उसको भी देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों में ये हमारी लाल मृदा पाई जाती है। तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
कर्नाटक के बाद एक और है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में ये हमको लाल मृदा देखने को मिल जाती है। लाल मृदा देखने को हमको मिल जाती है तमिलनाडु में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। ये हमको रेड सॉइल देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। पहला पॉइंट ये लाल मृदा, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है एंड इसका जो परसेंटेज के हिसाब से कितना है 18.6%। एंड लाख में बात करें वर्ग किलोमीटर में तो इसका जो विस्तार है वो है 6.1 किलोमीटर। कहां पाई जाती है ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट। ये जो हमारी लाल मृदा होती है इसका रंग लाल ही क्यों होता है और कोई दूसरा कलर क्यों नहीं होता? इस लाल मृदा का रंग जो है वो लाल ही क्यों होता है? तो मेरे भाई यार जानते हो इस मिट्टी का रंग लाल इस वजह से होता है। किस वजह से? फेरस ऑक्साइड की वजह से। किस वजह से? फेरस ऑक्साइड। केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आप यार जानते होगे, क्या करे होगे, जानते होगे कि जो हमारा आयरन होता है ना, आयरन Fe, ठीक है, ये जो आयरन होता है यानी लोहा, आप यार इसको यार कभी देखे हो तो अच्छा है, नहीं देखा तो करके देखना। ठीक है, करके देखना। ये जो हमारा लोहा होता है ये देखे होगे कुछ दिन बाहर पड़ा होता है तो इसमें यार जंग लग जाता है। ठीक है, जिसको हम मूर्छा बोलते हैं। ये मूर्छा क्यों लगता है? आप बोलो क्यों लगता है? तो यार ये जो हमारा लोहा होता है ना, ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फेरस ऑक्साइड बनाता है। यानी ये जो फेरस होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो फेरस होता है ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये यार फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड, जिसको हम लोग जंक बोलते हैं या मूर्छा बोलते हैं। तो ये मूर्छा इसी वजह से लगता है कि जो हमारा लोहा होता है ना ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली उसमें यार जंग पकड़ लेता है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हो गया। किसका रिएक्शन? फेरस का यानी लोहे का और ऑक्सीजन का, दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड। क्या बना? फेरस ऑक्साइड। और आप जानते ही हो कि मूर्छे का जो रंग होता है वो लाल ही होता है। देखना कभी मूर्छे का जो कलर होता है फेरस ऑक्साइड का वो यार लाल ही होता है। क्या होता है? लाल ही होता है। इसी कारणवश यार ये जो लाल मृदा होती है ये लाल होती है। क्या होती है? लाल होती है। बेसिकली आप यार जैसे व्यवहारिक भाषा में समझो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो आप इस लैंग्वेज में समझो। आप यार सब्जी बनाते हो, आप क्या करते हो? सब्जी बनाते हो तो उसमें यार सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहले ये थोड़ी ना होता कि केवल आलू काट लिया, आलू काटने के बाद उसको सारा सिस्टम कर दिया, कढ़ाई में चढ़ाया, सब्जी बन गई, ऐसा नहीं ना। तो उसमें कुछ ना कुछ हमको रिएक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ेगा, सब्जी तब बनती है। तो उसी प्रकार हमारा लोहे में जो हम मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है। इन्हीं दोनों के मिक्सचर से हमारे जंग का निर्माण होता है।
ये जंक हमारा तभी लगता है, सब्जी में हमारे आप आलू काट दिए, उसमें सारे मसाले मिक्स नहीं किए, तो बोलो सब्जी बनेगी क्या? नहीं। सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसमें यार मसाले भी मिक्स करने पड़ेंगे। तो जो हमारा सब्जी बनी कैसे? सब्जी यार इसी कारणवश बनी कि आलू में हमने मसालों का मिक्सचर बनाया। क्या बनाया? मिक्सचर बनाया। रिएक्ट करवाया आलू को किससे? किससे रिएक्ट करवाया? मसालों से रिएक्ट करवाया। अंत में जाकर के वो यार क्या फॉर्म होता है? तो यार हमारी सब्जी बनती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमारा लोहा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यानी एयर के कांटेक्ट में आता है तो फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है, फेरस ऑक्साइड बनता है, जिससे हमारे जंग का निर्माण होता है। तो आप एक पॉइंट ये भी याद रखोगे। देखते हैं, अगला देखते हैं कि ये जो लाल मृदा होती है ये यार अम्लीय होती है। इसका क्वालिटी क्या होती है? आप हो तो आपकी भी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। आपके नाम को छोड़ करके आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी जो दूसरों के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो इस मृदा के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो अम्लीय क्वालिटी होती है। कौन सी? अम्लीय। अम्लीय कब होता है? जिसका मान, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। जिसका मान या जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो हमारा अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। पढ़े होगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो केमिस्ट्री की क्लास मेरी अटेंड कर लेना। सारी चीजें यार सेट कर दूंगा मैं सारी चीजें सेट कर दूंगा आराम से। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। ये जो हमारी मृदा होती है, ये जो मृदा होती है लाल मृदा, ये यार क्या होती है? ये क्या होती है? ये निक्षालित मृदा होती है। निक्षालित, निक्षालित मृदा होती है। निक्षालित बोले तो क्या? यानी लीचिंग प्रोसेस, इसमें लीचिंग प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस। ये निक्षालित मृदा हमारी होती है। तो इसको भी आप याद रखोगे। इस मिट्टी में सबसे जो खास बात है वो यही है कि ये एक प्रकार की निक्षालित मृदा है। इस क्वालिटी को आप जरूर याद रखोगे। इस क्वालिटी को आप यार जरूर याद रखोगे। देखते हैं अगला पॉइंट, लेकिन उससे पहले इसको मेटते हैं। इस मिट्टी में अभी हम लोगों ने एलेवियल सॉइल देखा था, तो उसमें किस किस चीजों का प्रचुरता ज्यादा थी, यानी कौन कौन सी चीजें मिलती थी मिट्टी में नेचुरली रूप से। तो उसी प्रकार इसमें भी देखते हैं कि इस मिट्टी में किस प्रकार की प्रचुरता होती है, किस किस चीज की प्रचुरता होती है, एंड कौन कौन सी चीजों का हमारे क्या होता है? अभाव होता है। तो उसको देखते हैं। इसमें जो प्रचुरता हमारी होती है वो होती है किसकी? लोहे की, यानी आयरन की। तभी इसका कलर लाल होता है। एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ साथ इसमें भी चूना की प्रचुरता होती है। चूने की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एंड देखते हैं अभाव किस चीज का होता है। तो अभाव में यार सेम है,
अभाव में सेम है, जैसे जलोढ़ मृदा वैसे हमारी लाल मृदा, तो सेम टू सेम वही है, इसमें भी सेम वही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। ठीक है, तो ये सेम है, अभाव होता है, ये चीजें इस मिट्टी में नहीं होती। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको जीवांश बोलते हैं, जीवांश। इनका अभाव होता है इन मिट्टियों में, इन मिट्टी में इन सारी चीजों का अभाव होता है एंड प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है, लोहा, एल्यूमिनियम एंड चूना। ठीक है, तो इसको भी याद रखोगे। देखते हैं खेती किस किस प्रकार की इस मिट्टी में कर सकते हैं हम। इस लाल मिट्टी में हम कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं, या फसलों को उगाने के लिए ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनको इस मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, या इस मिट्टी में उन फसलों की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी फसलें हमारी देखते हैं। तंबाकू, तंबाकू की खेती अच्छी होती है इस लाल मिट्टी में, तंबाकू की खेती बड़ी अच्छी होती है, तंबाकू की। ठीक है, तंबाकू के साथ दलहन, दलहन, बाजरा, बाजरे की खेती भी अच्छी होती है, बाजरे के साथ साथ गेहूं की भी खेती होती है। ठीक है, इन चार को आप याद रखोगे कि लाल मिट्टी में ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, या खेती उनकी की जा सकती है, तो वो है हमारी तंबाकू की, दलहन की, बाजरे की एंड गेहूं की। ठीक है, तो इसको भी याद रखोगे। इतने सारे फैक्ट यार आने चाहिए लाल मृदा से, ज्यादा नहीं, दोनों में मैंने 10 या 12 पॉइंट जलोढ़ मृदा में एंड 10 या 12 पॉइंट्स मैंने नोट करवाए लाल मृदा में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आता तो इतनी सारी चीजें तो आनी चाहिए यार। ठीक है, बस इतना ही था, इन दोनों मृदाओं में इतना ही था। ठीक है, तो यार ये हमारी लाल मृदा भी यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो उन 8 मृदाओं में से 2 मृदा को आज हमने कवर किया, 2 मिट्टियों को हमने कवर किया। ठीक है, आप यार आराम से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और रिवीजन करते जाओ। रिवीजन होने के बाद आप यार पिछले सालों के पेपर उठाना, पिछले सालों के कम से कम 10 सालों के पेपर तो उठा ही लेना। ठीक है, अगर सीरियस लड़के हो, सिलेक्शन चाहते हो, अन्यथा मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, मजाक कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो यार पिछले 10 सालों के क्वेश्चन तो उठा ही लेना। 2010 से लेकर के 2020 तक के पेपर उठाना कम से कम, प्री के और देखना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहा तो इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। क्वेश्चन बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन जाते हैं तो खुशी की बात है यार, खुशी की बात है। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए